नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश ने राजभवन जाकर अपनी इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और वो कल पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक सम्राट चौधरी ने नीतीश को एनडीए का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा। जेडीयू के विजेंद्र यादव ने प्रस्ताव का समर्थन किया। एलजेपीआर विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। इसी के साथ ये तय हो गया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया था और अब एनडीए ने भी उन्हें अपना नेता चुन लिया है। यानी अब नीतीश का सीएम बनना तय हो गया है और वो कल पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण लिया। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को प्रस्तावित है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था एवं अन्य उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों, नवनिर्वाचित विधायकों, वरिष्ठ नेताओं एवं बड़ी संख्या में पहुंचने वाले आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री संजय सरावगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। आज पटना में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय कुमार सिन्हा को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रस्ताव का समर्थन प्रेम कुमार, राम कृपाल यादव, कृष्ण कुमार ऋषि, संगीता कुमारी, अरुण शंकर प्रसाद, मिथिलेश तिवारी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमा निषाद, मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू सहित कई विधायकों ने किया। विधायक दल की बैठक के बाद अब सम्राट चौधरी के बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना और मजबूत हो गई है। वे फिलहाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं। वहीं विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं और मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। हम सभी संगठन के लोग आज सारे विधायक एक साथ मिले, ये भी बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी थी पूरे हॉल में, तो लोगों का दुलार भी बहुत मिला और हम लोग राष्ट्र सेवा के और प्रति बहुत ही प्रबल महसूस करते हैं रोज रोज खुद को। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। मेरे लिए, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ गई जहाँ पे हमारे लिए बस एक यही अब हमारा एक मिशन है कि हमको अपने देश को एक विकास की प्रगति पर लेके दौड़ना है। आपने कभी सोचा था मैथिली जी आज जिस जगह पर आप खड़ी हैं? मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं सोचा था कि मैं कहाँ खड़ी रहूंगी, क्या मुझे मिलेगा, मेरा उद्देश्य क्या रहेगा। तो मैं, ऐसा लग रहा है भगवान मेरे साथ खड़े हैं और मुझे एक एक जो मेरा स्टेप है मैं साथ कॉन्फिडेंट है आप? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ। अलीनगर के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और मुझे पूरे संगठन के लोगों से बहुत प्यार। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पाटलिपुत्र स्थित कैंप कार्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली हार की जिम्मेवारी खुद पर ली। कहा कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सके,
हमारी सोच में कुछ गलती हुई होगी, ये जिम्मेवारी मेरी है और मैं खुद इसे स्वीकार करता हूँ। जीतने वालों को बधाई देते हैं। हमारे लिए ये आत्मचिंतन का समय है। जिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके उनसे क्षमा मांगते हैं। साथ ही प्रायश्चित के तौर पर 20 तारीख को भीतिहरवा आश्रम में एक दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जन स्वराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। बस्तर में नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी गई है। आतंक के पर्याय खूंखार नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी राजे को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उसकी पत्नी राजे को भी ढेर कर दिया गया है। सुकमा जिले में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मुठभेड़ में हिडमा और उसकी पत्नी राजे समेत कुल 6 नक्सली मार गिराए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है। आतंकवाद का पर्याय खूंखार नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी राजे को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सुकमा जिले में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मुठभेड़ में हिडमा और उसकी पत्नी राजे उर्फ राजक्ता समेत कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। देश के कई नक्सल प्रभावित राज्यों में मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा का मारा जाना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों की बड़ी जीत है। आंध्र प्रदेश के जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन क्षेत्र में जारी है। मांडवी हिडमा लंबे समय से सुरक्षा बलों के रडार पर था। मांडवी की मौत के बाद अब माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई डेडलाइन 31 मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा। 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर मांडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में पीएलजी पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है। कौन था मांडवी हिडमा, आइए जानते हैं। मांडवी हिडमा का जन्म 1981 में सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में हुआ था। पूर्ववर्ती को नक्सल की नर्सरी माना जाता है क्योंकि इस गांव से कई नक्सली निकले हैं। मांडवी हिडमा नक्सलियों की सबसे घातक यूनिट पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का प्रमुख था। वह सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य भी था। हिडमा बस्तर क्षेत्र से सेंट्रल कमेटी में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी था। हिडमा के साथ उसकी दूसरी पत्नी राजे उर्फ राजक्का उसका भरपूर सहयोग देती थी। वैसे आपको बता दें कि हिडमा का असली नाम संतोष था। एक आतंक का चेहरा बनकर विगत लगभग 20 वर्षों से दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी कई हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। उनका डेड बॉडी आज ESR जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। मांडवी हिडमा पर 3 राज्यों में 100 से ज्यादा नक्सली हमलों में शामिल होने का आरोप है। उसमें से कुछ बड़े हमले इस प्रकार हैं। 2010 दंतेवाड़ा हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे।
2013 झीरम घाटी नरसंहार में कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित 27 लोग मारे गए थे। 2021 में हुई सुकमा बीजापुर मुठभेड़ में 23 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। हिडमा पर कई राज्यों में भारी इनाम घोषित था। बसवा राजू की मौत के बाद संगठन बदलाव में देवा को माओवादी महासचिव बनाया गया था और हिडमा को केंद्रीय समिति की सदस्यता मिली थी। सुरक्षा बलों ने इस हमले को बड़ी सूझबूझ के साथ अंजाम दिया। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उसी दौरान जंगलों में छिपे नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, जिसमें 6 नक्सली मारे गए। बताया जा रहा है कि हिडमा केंद्रीय समिति का सदस्य और दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति का नेता था, जो कम से कम 26 घातक सशस्त्र हमलों के लिए जिम्मेदार था। आपको बता दें कि हिडमा अभी मारटपल्ली के जंगलों में आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगा हुआ था। उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली कार ब्लास्ट जांच की आंच अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। प्रदेश में 7 संदिग्धों की जानकारी उत्तर प्रदेश एटीएस ने उत्तराखंड के इंटेलिजेंस मुख्यालय से साझा की है। ये सभी अलग अलग समय में ब्लास्ट के आरोपियों के संपर्क में रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड पुलिस की इंटेलिजेंस और एसटीएफ टीम 7 संदिग्धों की गहन जांच कर रही है। इनसे अलग अलग राउंड में पूछताछ की जा रही है। साथ ही पिछले 6 महीने की गतिविधियां, कॉल रिकॉर्ड आदि की पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट के मुख्य आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी और उसके गिरफ्तार सहयोगी आमिर राशिद अली, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल राठर, डॉक्टर शाहीन शहीद व उनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की कॉल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच और विभिन्न ऐप के डेटा निकाले हैं। इससे मिले अहम सुराग के बाद अब दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से भी जुड़ने लगे हैं। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां हरियाणा के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसती जा रही है। इसी क्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें धारा 19 के तहत आज गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई अल-फलाह ग्रुप से जुड़े परिसरों पर की गई। तलाशी के दौरान जुटाए गए सबूतों के विस्तृत विश्लेषण के बाद की गई। ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच 2 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज की थी। आरोप है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने और गलत लाभ कमाने के इरादे से नैक मान्यता को लेकर झूठे और भ्रामक दावे किए। एफआईआर में ये भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 12 क्लॉज बी के तहत यूजीसी मान्यता होने का झूठा दावा किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान एक बड़े चेहरे के रूप में पहचान रखते हैं। फिलहाल उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। जेल में कैद आजम खान की रात और दिन, इसी को लेकर जेल अधीक्षक राजेश यादव ने तहसील के साथ रखी अपनी बात। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर किस जिला जेल की 4 दीवारी में मौजूद बैरक नंबर 1 में रखा गया है। जिस तरह से अन्य बंदियों और कैदियों के लिए भोजन की व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से रसोई भंडारे के माध्यम से कराई जाती है, ठीक उसी प्रकार से आजम खान को भी दाल रोटी मिल रही है। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक को
मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है। दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई स्तर न्यायालय के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। नवाब मलिक का नाम सीधे मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा था और इसी मामले में उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। ईडी का आरोप है कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, उसके सहयोगी सलीम पटेल, 1993 मुंबई ब्लास्ट आरोपी सरदार खान और नवाब मलिक ने मिलकर गोवा वाला कंपाउंड की 3 एकड़ जमीन मुनीरा पलंबर नामक महिला से साजिश के तहत हड़पी थी। विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान मालिक के वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्होंने कुछ जरूरी दस्तावेज ईडी से मांगे हैं और इस संबंध में हाई कोर्ट में भी अपील की है, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्णय सुना दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। पुणे जमीन घोटाला मामले की रिपोर्ट सामने आ गई है और इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में सवाल उठने लगा है कि क्या उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को क्लीन चिट दे दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कथित पुणे जमीन घोटाला महाराष्ट्र में चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस घोटाले में पार्थ पवार का नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने अजीत पवार से इस्तीफे की मांग की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मिली जानकारी के अनुसार मुडवा जमीन गैर व्यवहार मामले की मोहर विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और रविंद्र तारू का नाम शामिल है और तीनों पर आरोप भी दर्ज किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाने वाले एक फौजी अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से दुखी हो गए हैं। फौजी ने ग्वालियर पुलिस से अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। फौजी का आरोप है कि उसकी पत्नी का जीजा से अवैध संबंध हैं और अब उसे डर है कि कहीं उसका हश्र इंदौर के राजा रघुवंशी कांड की तरह न हो जाए। पुलिस ने फौजी की शिकायत पर मामले की जांच का भरोसा दिलाया है। दरअसल ग्वालियर के रहने वाले फौजी ने अपनी पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। गोला का मंदिर इलाके में रहने वाले देवेंद्र सिंह राजावत भारतीय फौज के सिपाही हैं। देवेंद्र ने पुलिस को दिए आवेदन पर बताया कि 25 अप्रैल 2025 को उसकी शादी औरैया जिले में रहने वाली वंदना चौहान के साथ हुई थी। वंदना मुरैना के सरकारी अस्पताल में नर्स के पद पर तैनात हैं। फौजी का आरोप है कि उसकी वंदना ने जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से प्लांट तरीके से उससे शादी की है। फौजी का आरोप है कि 25 अप्रैल को शादी के बाद वंदना ने सुहागरात के पहले उससे प्रॉपर्टी आदि के बारे में पूछताछ की। जब उसने बताया कि सारी संपत्ति मां के नाम है तो वो नाराज होकर झगड़ा कर अकेले सो गई। 2 दिन बाद ही उसे पता चला कि पत्नी का उसके जीजा के साथ संबंध है। शादी के 4 दिन बाद 29 अप्रैल को उसकी बहन अंजना ने जहर खा लिया, जिसकी मौत हो गई। वंदना ने अपने जीजा के यहाँ जाने की जिद की तो फौजी देवेंद्र ने उसे रोक दिया, जिस पर वंदना ने अपने मायके वालों से पति के द्वारा मार पीट करने की शिकायत की। उसी दिन वंदना के भाई उपेंद्र सिंह पिता और अन्य लोगों के साथ आकर देवेंद्र के साथ मारपीट करने लगे। अब पत्नी और उसका जीता फौजी को झूठे केस में फंसाने की धमकियां देकर 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। फौजी की शिकायत के बाद ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन किया जाएगा, जहां योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। ये पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव पर आधारित है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही थी। इन गांवों में योग और आयुर्वेद के केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमको काम करने के लिए मार्गदर्शन किया है, और यह योग की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है, आयुष की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, उस दृष्टि से प्रत्येक ब्लॉक का एक ग्राम योग ग्राम बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में, योग वेलनेस के क्षेत्र में एक गांव का एक क्षेत्र पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर उसका विस्तार करेंगे। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को निमंत्रण मिला है। निमंत्रण मिलने के बाद उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को नगर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में मैं भी आऊंगा। मुझे भी मोबाइल फोन पर निमंत्रण मिला है। नगर में माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। 2019 में आए फैसले को सभी ने स्वीकार किया है। देश के मुसलमानों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आस्था थी उन्हें मंदिर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भूमि पूजन समारोह हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब ध्वजारोहण समारोह हो रहा है। सभी अयोध्या वासी खुश हैं। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या की धरती, ये अयोध्या की धरती देवी देवताओं की नगरी है। सभी धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान हैं। हम ही सभी सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मंदिर की जो है भूमि पूजन हुआ तभी हम भी गए, बुलाए गए, और जो है प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा हुई उसमें भी हमको बुलाया गया। झंडारोहण होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होने जा रहा है, उसमें भी हमको बुलाया गया। इस बात की हमको भी खुशी है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लोगों से एक सलाह भी देते हैं कि धर्म कर्म एक साथ चलता है और कर्म के हिसाब से लोगों की पूजा भी होती है। तो हम तो वही काम करते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए कोई धर्म, सब धर्म अच्छा है हमारे लिए। हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये मेरा मजहब है। हमारा मजहब खुद कहता है कि सब धर्मों का सम्मान करो। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली में दिखने लगा है और दिन में भी ठंडक महसूस की जा रही है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री लुढ़कने की संभावना है। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने आज भी 5 राज्यों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में आने वाले हैं। खासकर आज और कल कई जगहों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।